everyone, welcome back to Ashadeep Academy. My name is दिव्यांशी शर्मा और आज हम ब्रिटिश एंड गोरखा का पार्ट 2 कंप्लीट करेंगे। हमने पार्ट 1 में गोरखा के इन्वेशन के बारे में, एंग्लो गोरखा वॉर के बारे में, क्या इवेंट्स हुए, वो सब कुछ कंप्लीट कर दिया है। एंड आज हम ट्रीटी ऑफ सगौली के बारे में पढ़ेंगे एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ एंग्लो गोरखा वॉर ऑफ 1814 से लेकर 1815 के बारे में पढ़ेंगे। सो बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। एंग्लो गोरखा वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ सगौली है वो साइन हुई थी बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गोरखा एंड ये साइन हुई थी ऑन मार्च 4, 1816। इस ट्रीटी में काफ़ी सारी डील्स थी एंड जो एक्सेप्ट करनी थी गोरखास को, एंड उन डील्स के बारे में हम एक एक करके पढ़ेंगे। फर्स्ट डील था कि हमेशा फ्रेंडली रिलेशन रहेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के, एंड जो नेपाल है वो गिव अप कर लेगा उन सारे एरियाज़ को जहाँ पर मतभेद था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गोरखास, जो डिस्प्यूटेड एरियाज़ थे। एंड अब उस डिस्प्यूटेड एरियाज़ में सिर्फ ब्रिटिश सोवरेनिटी होगी, सिर्फ ब्रिटिशर्स का रूल होगा, ना कि नेपाल का। एंड जो कुछ एरियाज़ है जो महाराजा ऑफ नेपाल हैंड ओवर कर देंगे कंपनी को, वो थे राप्ती एवं काली नदी के तराई के प्रदेश, बुटवाल को छोड़कर राप्ती एवं गंडक नदी के सभी तराई के क्षेत्र, और मैझी नदी के पूर्व के सभी पहाड़ी क्षेत्र जिन पर गोरखों का अधिकार था, एंड गंडक एवं कोसी नदी के मध्य का प्रदेश जिस पर कंपनी का अधिकार सिद्ध हो चुका था। सो ये जितने भी एरियाज हैं इसकी अब अथॉरिटी होगी, इन सब एरियाज में अथॉरिटी होगी सिर्फ कंपनी की, ना कि नेपाल की। अंडर सेक्शन 3 इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग एक एनुअल पेंशन दी जाएगी ऑफ ₹2 लाख उन सारे चीफ एंड ऑफिसर्स को नेपाल के, एंड जो ये किसको मिलेगी ये पैसे, ये डिसाइड करेंगे वहाँ के किंग। एंड जो नेपाल के शासक है, जो नेपाल के रूलर है, वो सभी उन एरिया से अपना रिलेशन ख़त्म कर देंगे जो काली रिवर के वेस्ट साइड थे, और वहाँ के जितने भी एरियाज थे, लोग थे, उनसे सारे रिलेशंस तोड़ देंगे। 6 पॉइंट है कि जो रूलर है नेपाल के, वो इंटरफेयर नहीं करेंगे किसी भी एरियन अफेयर्स के जो सिक्किम के हैं। एंड अगर कोई भी डिस्प्यूट होता है सिक्किम या नेपाल के बीच तो कंपनी मीडिएट करेगी, वो डिसाइड करेगी। 7 पॉइंट है कि जो रूलर है नेपाल के, वो किसी को भी अपने किंगडम में एम्प्लॉय नहीं कर सकते बिना परमिशन के ब्रिटिश गवर्नमेंट की। कौन किसकी बात कर रहे हैं? जो इंग्लिश मैन है, यूरोपियंस है या अमेरिकन्स है, तो किसी को भी वो अपनी अंडर या अपने जगह पर अपने नेपाल में एम्प्लॉय नहीं कर सकते हैं बिना ब्रिटिश गवर्नमेंट की परमिशन के। एंड जो नेपाल का दरबार है एंड ईस्ट इंडिया कंपनी है, वो हमेशा एक दूसरे के रेजिडेंट को ऑथराइज करेंगे अपने अपने एरिया में, ठीक है। जैसे एम्बेसडर्स होते हैं ना, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी का एम्बेसडर नेपाल में रहेगा, नेपाल का एम्बेसडर ईस्ट इंडिया कंपनी में रहेगा, कि बातचीत होती रहे, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट है कि जो रूलर है नेपाल का, वो अप्रूव करेगा ट्रीटी ऑफ सगौली विद इन 15 डेज। 15 डेज के अंदर उनको साइन भी करना है, अप्रूव भी करना है, एंड इस ट्रीटी को लेफ्टिनेंट कर्नल बादशाह को देना है, एंड ये इम्प्लीमेंट तब भी होगी जब ये अप्रूव की जाएगी बाय ब्रिटिश गवर्नर जनरल। अब हम ट्रीटी ऑफ सगौली की इम्पोर्टेंस के बारे में जानेंगे। हम आपको पता है कि ट्रीटी ऑफ सगौली 1816 में साइन किया गया था, एंड इसका बहुत स्पेशल सिग्निफिकेंस है हिस्ट्री का में, जो मॉडर्न इंडिया की हिस्ट्री है उसमें। तो हमारे पता है कि एंग्लो गोरखा वॉर के बाद ट्रीटी ऑफ सगौली को साइन किया गया था बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गोरखा। ये एक एग्रीमेंट है, ये डील है जो दोनों दरिया के लोगों को माननी ज़रूरी है, मतलब ब्रिटिशर्स को भी मानना ज़रूरी है, गोरखा को भी मानना ज़रूरी है। एंड जब ब्रिटिशर्स ने गोरखा को हराया था, इस वजह से जो ब्रिटिशर्स की इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, उनकी रेपुटेशन इंक्रीज़ हो जाती है। ऑन द अदर हैंड जब गोरखा हार जाते हैं तो उससे क्या होता है कि उनकी गोरखा की जो रेपुटेशन है उसको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है,
और इसी वजह से क्या होता है, जो ये ट्रीटी ऑफ सगौली है, इसमें क्या होता है कि जो गोरखा का रूल है हिमाचल में इन इंडिया, वो एंड हो जाता है, उसका एंड आ जाता है थ्रू ट्रीटी ऑफ सगौली। एंड जो हिली एरियाज है जैसे हिमाचल, गढ़वाल, कुमाऊं, अब वो किसके अंडर आ गए, वो आ गया ब्रिटिशर्स के अंडर। जो ये ट्रीटी है इसका एक सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन है हिली एरियाज के लोगों के लिए। अब क्या होता है कि जो गोरखा सेटल्ड हो गए थे हिमाचल में, उन्होंने ब्रिटिश आर्मी को ज्वाइन कर दिया था, क्योंकि ब्रिटिश आर्मी को भी गोरखा की इंपॉर्टेंस पता थी कि कितने पावरफुल लोग हैं, कितने पावरफुल, कितनी टैलेंटेड सोल्जर्स है। इस वजह से उन्होंने उनको भर्ती कर दिया था इन ब्रिटिश आर्मी। और इससे जो ये वाली ट्रीटी ऑफ सगौली है, इससे जो ब्रिटिश गवर्नमेंट की इम्पोर्टेंस है वो रिकॉग्नाइज में आई थी। एंड अब ब्रिटिशर्स की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई थी इन हिली एरियाज एंड इन इंडिया ऑल्सो, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हर एक चीज़ में। अब हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एंग्लो गोरखा वॉर के बारे में जानेंगे। तो एंग्लो गोरखा वॉर 1814 से 1815 AD के बीच हुआ था। तो इस वॉर की वजह से जो गोरखा है उनको बहुत कुछ फेस करना पड़ा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे ग्रेट ब्लो टू द पावर्स ऑफ गोरखा। तो क्या हुआ था कि जो गोरखा ऑफ नेपाल है वो बहुत ज़्यादा ब्रेव है। तो उन्होंने एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपनाई थी अंडर द लीडरशिप ऑफ गिरिवन युद्धा विक्रम शाह, ये वहाँ के किंग थे। तो ये चाहते थे कि अपने किंगडम को कन्वर्ट करने को एक बड़ा सा एम्पायर में। तो इसी सपने को पूरा करने के लिए उन्होंने अपने जो कमांडर है उनको भेजा, अमर सिंह थापा को, इंडिया। और फिर अमर सिंह थापा ने गढ़वाल, कुमाऊं, हिमाचल को कंट्रोल किया एंड अपने अंडर ले आए, गोरखा के अंडर ले आए। तो इसके बाद क्या हुआ कि जो गोरखा की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी हिमाचल में एंड इन इंडिया, एंड इनकी पावर बहुत इंक्रीज हो गई थी एंड बहुत ज़्यादा एम्बिशन आने लगा था गोरखा के अंडर। एंड जो उन्होंने सोचा था, जो इनके किंग का सपना था, वो पूरा हो रहा था। उसके बाद क्या होता है, जब एंग्लो गोरखा वॉर होता है बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गोरखा, तो इसमें गोरखा की हार हो जाती है एंड जिस वजह से जो इनकी पावर है उसमें एक धक्का लग जाता है, इनकी पावर एकदम में गिर जाती है। एंड जो इनका किंग का ड्रीम था एक्सपेंशन पॉलिसी, वो एकदम में ख़त्म हो जाती है, क्योंकि इनको फोर्स किया जाता है ट्रीटी ऑफ सगौली को साइन करने के लिए एंड जो किंग का सपना था वो ख़त्म हो जाता है। सेकेंड हम पढ़ रहे इंक्रीज इन द प्रेस्टीज ऑफ द ब्रिटिश। तो क्या हुआ था कि जो गोरखा है नेपाल के, उनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस था एंड वो काफ़ी पावरफुल लोग थे। लेकिन एंग्लो गोरखा वॉर के बाद क्या हुआ था कि गोरखा हार गए थे ब्रिटिशर्स से एंड उनको फोर्स किया गया था ट्रीटी ऑफ सगौली को साइन करने के लिए इन 1816। इस ट्रीटी के रिजल्ट से क्या हुआ था कि जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने क्या किया था, उन्होंने जो इम्पोर्टेंट एरियाज है गोरखा के, जो उन्होंने पहले कैप्चर किए थे, वो अब ब्रिटिशर्स के अंडर आ गए थे। एंड जो गोरखा से उनको फोर्स किया गया था कि जो ब्रिटिशर्स का जो रेजिडेंट है उनको काठमांडू में रखा जाए, क्योंकि ये सारी की सारी चीज़ें थी ट्रीटी ऑफ सगौली में जो फोर्सफुली गोरखा को साइन करनी पड़ी। एंड इसी के साथ जो गोरखा का कंट्रोल था सिक्किम में, वो भी ख़त्म हो गया। अब जो नेपाल था वो कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन बिना ईस्ट इंडिया कंपनी के परमिशन से नहीं ले पा रहा था, जिस वजह से जो गोरखा है उनकी प्राइड एकदम में कम होने लगी एंड जो प्रेस्टीज है ब्रिटिशर्स का वो इंक्रीज हो गया था काफ़ी ज़्यादा। Establishment of friendship between British and Gorkha. Before Treaty of Sagauli 1816 में जो हुई थी, उससे पहले क्या था कि ब्रिटिशर्स एंड गोरखा एक राइवलरीज थे। उन दोनों की एक पॉलिसी थी, वो थी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी, कि दोनों ने एक्सपैंड करना था अपना एम्पायर। बट फिर जो ट्रीटी ऑफ सगौली साइन करना पड़ा आफ्टर एंग्लो गोरखा वॉर, ये एक टर्निंग पॉइंट हुआ। इसमें क्या हुआ कि एक फ्रेंडली रिलेशन बिल्ट हो गया बिटवीन ब्रिटिशर्स एंड गोरखा। अब जो गोरखास थे वो एनरोल होना शुरू हो गए थे ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। इस वजह से हमारे को पता है कि गोरखास आर वेरी ब्रेव। तो गोरखा की तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी तो ख़त्म हो गई थी आफ्टर दिस ट्रीटी ऑफ सगौली, लेकिन गोरखास ने हेल्प किया था ब्रिटिशर्स को एक्सपैंड करने के लिए इन होल इंडिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं इट फिक्स द बाउंड्री ऑफ द बोथ द कंट्री। ट्रीटी ऑफ सगौली से पहले क्या था कि बाउंड्री फिक्स नहीं थी, जिस वजह से एंग्लो गोरखा वॉर हुई थी 1814 से 1815 AD तक, ठीक है।
तो आफ्टर द ट्रीटी ऑफ सगौली जो गोरखास है उनको गिव अप करने पड़े अपने जो मेन एरियाज थे, मेन प्लेसेस थे, अब वो ब्रिटिशर्स के अंडर हो गए थे। एंड जो अब बाउंड्रीज थी वो भी डिफाइन हो गई थी। एंड इस ट्रीटी के बाद जो गोरखा की पावर काफ़ी ज़्यादा डिक्रीज हो गई थी। डेवलपमेंट ऑफ टूरिस्ट प्लेसेस, ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद जो ब्रिटिशर्स को काफ़ी इम्पोर्टेंट टूरिस्ट प्लेसेस मिल जाते हैं गोरखा से, वो थे शिमला, मसूरी, नैनीताल, कसौली एक्सेट्रा। एंड जो ब्रिटिशर्स है उन्होंने उसको डेवलप किया था एज अ टूरिस्ट प्लेस। उन्होंने बिल्डिंग्स बिल्ड की थी, रोड्स, गार्डन, उन्होंने काफ़ी चीज़ें कंस्ट्रक्शंस वगैरह की थी। एंड वो यहाँ पर रहना शुरू हो गए थे। तो यहाँ पर काफ़ी लार्ज नंबर के टूरिस्ट आने लगे थे अब्रॉड से इंडिया। एंड इससे क्या होता था, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उनकी इनकम भी इंक्रीज होना शुरू हो गई थी। एंड लास्ट हम पढ़ेंगे एन आई ऑन द एक्टिविटी ऑफ नेपाल। ट्रीटी ऑफ सगौली के बाद क्या हुआ था कि जो गवर्नमेंट है नेपाल की, उनको फोर्स किया गया था कि वो ब्रिटिश रेजिडेंट को अपने कोर्ट में रखे। और जो वो ब्रिटिश रेजिडेंट है वो हमेशा एक क्लोज आई में देखता रहता था सारी एक्टिविटी जो भी कर रहे नेपाल गवर्नमेंट के। अब जो नेपाल गवर्नमेंट है वो सोवरेन नहीं रही थी, वो कोई भी बड़े डिसीजन नहीं ले पा रही थी, क्योंकि जो ब्रिटिश रेजिडेंट था वो हमेशा एक क्लोज आई रखता था। एंड कुछ भी गलत करने का अगर सोचते भी नेपाल गवर्नमेंट, तो ब्रिटिशर का जो रेजिडेंट है ये इंफॉर्मेशन दे देता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। एंड जितनी भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम मिलती भी रहती थी। इस वजह से क्या होता है कि जो गोरखास है उन्होंने अपनी जो मेन पावर है वो तो खो दी, साथ में उन्होंने सोवरेनिटी भी अपनी खो दी। एंड आफ्टर ट्रीटी ऑफ सगौली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो इंडिया में उनका काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो गई। एंड वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गए। एंड अब सिर्फ ब्रिटिशर्स थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी जो इतनी पावरफुल थी। इसी के साथ जो हमारा पूरा टॉपिक है ये पूरा कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक द वीडियो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।